हाय गाइस, मैं हूं डॉक्टर सदाशिवम और आज के करंट अफेयर्स एपिसोड में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। एक तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक प्लान, उसके बारे में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं और इंडिया के साथ और 12 कंट्रीज ज्वाइन कर चुके हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो रेट हाइक्स जो हुए हैं ये भी एक तरह का चर्चा टॉपिक है, एक तरह का रिवीजन है। और तीसरा है जो ऑटो इंडस्ट्री का जो स्टील का जो ड्यूटी रिडक्शन हुआ उसके बारे में बात करेंगे। कुछ मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम से हम करंट अकाउंट डेफिसिट्स की बात कर रहे थे, तो उस पर इसका क्या रोल है उसको बात करेंगे। और ग्लोबल जीडीपी में ये आईपीईएफ का क्या रोल है वो देखेंगे क्योंकि 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी ये जो आईपीईएफ के कंट्रीज है वो होल्ड कर रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इंडिया कैसे एक तरह का मैन्युफैक्चरिंग बेस बन सकता है उसके बारे में हम देखेंगे क्योंकि पहले भी कुछ पोस्ट्स में हमने बात किया हुआ है चाइना प्लस वन पॉलिसी के बारे में। और चाइना प्लस वन पॉलिसी में इंडियन गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव ले रहा है और एक तरह का हमारे देश चाइना का एक ऑल्टरनेटिव बन सकता है। और वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन की हम बात करेंगे, यहाँ भी हो रहा है, पूरे दुनिया में हो रहे हैं और इंडिया उसमें अकेले नहीं है। और आज के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एवरी कंट्री इंटरकनेक्टेड है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और काफ़ी आइटम्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंपोर्ट ड्यूटी का कम किया है उसके बारे में बात करेंगे और कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करेंगे। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आईएएस आईपीएस में, वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कुछ इम्पोर्टेंट पाथ ब्रेकिंग चेंजेस होने वाला है। वो सब चेंजेस होने से क्या इम्पैक्ट होगा ग्लोबल लेवल पे, हमारे इंडिया लेवल पे क्या इम्पैक्ट होगा उसकी चर्चा करेंगे। और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या एडजस्टमेंट हुआ है और इंडियन इकोनॉमी में उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो भी पढ़ेंगे। और भाई एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस बार भी प्रीलिम्स में पूछा गया है, अगले बार भी आ सकता है, मेन में भी आ सकता है, इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम एलोकेशन। भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आज की डेट में हम बात कर रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात करेंगे, तो उसमें तभी हम उसको अचीव कर पाएंगे जब हमारे टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क स्ट्रांग हो। क्योंकि आज की डेट में कंप्यूटर इंटरनेट ये सब एक तरह का लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। क्योंकि आईटी सेक्टर में भी हम कहते हैं डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की बात करते थे। एक ज़माने में आईटी सेक्टर को डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग माना जाता है, आप चाहें तो उसका खर्चा काट सकते हैं। जैसे हमारे घर में कुछ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होता है, नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होता है। जैसे घर में दाल चावल घी दही है, ये सब नॉन डिस्क्रिशनरी है भाई। ये डिसाइड नहीं करेंगे कि घर में खर्चा कम करना है तो चावल को रोक देंगे, नहीं है। चाहे तनख्वाह हो ना हो वो तो चलते रहना चाहिए क्योंकि ये सब नेसेसरी आइटम है। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग क्या है? डिस्क्रिशनरी वो है जो काट सकते हैं। जैसे पहले हर महीने 4 सिनेमा देखते थे, आप सबको पता है, टिकट हो जाता है 500, पॉपकॉर्न पेप्सी वगैरह है, बच्चे भी मांगते हैं कूल ड्रिंक्स पिलाओ, वो भी आजकल 500 का आ जाता है। ये एक मूवी में 3 लोग अगर 3-4 लोग गए हैं तो 4-5 हज़ार खर्च हो ही गया है भाई। महीने में 4 मूवी भी देखेंगे 20,000 गया है, वो खर्चा कम किया जा सकता, उसको कहते हैं डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। जैसे एक ज़माने में आईटी एक्सपेंसेस है, डिजिटलाइजेशन है, कंप्यूटर है, ये सब डिस्क्रिशनरी था। चाहे तो खर्चा बढ़ गया तो सोचते थे चलो भाई ये सब में थोड़ा सा खर्चा कम करो, मगर आज की डेट में इतना डिजिटलाइजेशन चल रहा है, वो डिस्क्रिशनरी नहीं है, वो कंपलसरी है। क्योंकि आप आईटी डिजिटलाइजेशन में खर्च नहीं करेंगे कंपनी डूब जाएगी। क्योंकि आज की डेट में काफ़ी प्लानिंग चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है। आज का दुनिया वो दुनिया नहीं है जो 25 साल पहले थे। तो अभी नया दुनिया में डिजिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है।
स्पेक्ट्रम एलोकेशन कहाँ से आ रहा है? क्योंकि जितने भी डिजिटलाइजेशन है, आपके ऐप डेवलपमेंट है, आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स, ये सब में जो है स्पेक्ट्रम एलोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंडविड्थ है वही मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। भाई जब भी ये स्पेक्ट्रम एलोकेशन में नया इनिशिएटिव लाएंगे तो उस पर प्रॉस एंड कॉन्स होंगे। भाई प्रॉस एंड कॉन्स ये है कि टेलीकॉम कंपनीज आज की डेट में हमारे कंपनी में जैसे एयरटेल है, वोडाफोन है और जियो है, सिर्फ 3 ही टेलीकॉम कंपनी है। वो एक तरह का वोडाफोन को गवर्नमेंट ने क्यों बचा के ले आए? क्योंकि वो नहीं ले करें तो सिर्फ 2 कंपनी रह जाएंगे, एयरटेल और जियो, जिसको कहते हैं डुओपली। डुओपली का मतलब सिर्फ 2 ही कंपनी इसमें है, उस पर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस शुरू हो जाएगा। भाई चांस है, इसलिए गवर्नमेंट है एक नया डिपार्टमेंट, नया तो नहीं है पुराना है, पहले उसको एमआरटीपी कहते थे, उसका नाम है मोनोपोली रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस। भाई आप सबको पता है मोनोपोली देश के लिए ठीक नहीं है, देश के लिए खराब होता है, कंज्यूमर के लिए खराब है। आपको याद हो तो एक ज़माने में ऑटोमोटिव में सिर्फ एक कंपनी था, मारुति, बट वो पहले था फिएट एम्बेसडर था, मतलब 40 साल पहले, मगर वो सब कंपनी लॉक आउट हो गए हैं। मतलब पीरियड 85 से लेके 2015 साल तक एक ही कंपनी था, मारुति उद्योग। तो ये एक तरह का मोनोपोली हो जाता है, क्योंकि मोनोपोली होने से कंपनी के पास इतना प्राइसिंग पावर आ जाता है और वो आने से कंपनी अपना मर्जी प्राइस बढ़ाओ, लोगों को, कंज्यूमर्स को कोई फ़ायदा देंगे नहीं है, कस्टमर सर्विस होंगे नहीं है, कस्टमर्स कंप्लेन देंगे तो उसको सीरियसली लेंगे नहीं है, क्योंकि तुम नहीं है तो कोई और कस्टमर, ये एक तरह का इस तरह का गुंडागर्दी चलेगी। कोई भी आप मोनोपोली कंपनीज देखेंगे तो ऐसा होता है, जैसे काफ़ी कंपनीज रहे हैं, कोई भी ग्रोइंग कंट्री के लिए मोनोपोली ठीक नहीं है। तो आप सोचेंगे मारुति से ही शुरू हुआ क्या मोनोपोली? नहीं, उससे पहले बजाज चेतक स्कूटर था, उसका तो वेटिंग पीरियड 10 साल का था। भाई कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, छोटा सा स्विचर लगा देंगे और स्विच का 3000 बढ़ा देंगे, और खरीदने के लिए लोग थे। तो इसलिए मोनोपोली को कंट्रोल करना गवर्नमेंट का काम है। तो इसलिए मोनोपोली का मतलब एक ही कंपनी है, जैसे कार में मारुति था या स्कूटर में बजाज है। दूसरा है डुओपली। डुओपली का मतलब 2 कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में आप देखेंगे अगर वोडाफोन नहीं है तो डुओपली है। किस सेक्टर में? टेलीकॉम सेक्टर में, क्योंकि 2 ही कंपनी है, एक जियो है एक एयरटेल है। भाई ये कंपनी के बदले 2 है तो वो डुओपली है, क्योंकि डुओपली भी ठीक नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको कहते हैं कार्टलाइजेशन। क्योंकि कार्टलाइजेशन के बारे में मैक्रो इकोनॉमिक्स में दूसरा वीडियो डाला हुआ हूँ, एक ही वीडियो में हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। कार्टलाइजेशन का मतलब 2 कंपनी आपस में बात कर लेंगे कि भाई मैं भी दाम नहीं घटाऊंगा, तुम भी मत घटाओ, तुम भी बढ़ाओ मैं भी बढ़ाता हूँ, दोनों अपना अंडरस्टैंडिंग करके हम कमाते रहे मजाक कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत इस तरह के इंडस्ट्रीज, इस तरह के जो एग्रीमेंट शुरू हो जाता भाई, तो दोनों कंपनी हाथ मिलके अगर काम करेंगे, वो डुओपली भी है, क्यों मोनोपोली भी खराब है, डुओपली भी खराब है फ्रॉम अ पब्लिक गुड्स पॉइंट ऑफ व्यू, मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए गवर्नमेंट मोनोपोली को भी एनकरेज करेगा, डुओपोली को भी एनकरेज करेगा। इसलिए काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसमें एक है MRTP, मोनोपोली रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस, और आज की डेट में CCI होता है जिसका नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में जब भी ऐसी चीज़ें आता है MRTP मत लिखिएगा, क्योंकि वो ख़त्म हो चुका है, मगर वही फ्रेमवर्क, वही डिपार्टमेंट आज की डेट में CCI के नाम पे यूज़ किया जाता है, जिसको कहते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। तो जब भी ये टेलीकॉम सेक्टर की बात करेंगे, डुओपली भी खराब है, क्योंकि 2 ही टेलीकॉम कंपनी है, रिलायंस और भारती एयरटेल है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वोडाफोन कंपनी जो बिल्कुल बंद होने का स्थिति में था, उसको भी ले आके थोड़ा सा तीसरा कंपनी भी ले आए, ताकि वो कंपटीशन ठीक ठाक चलते रहे और उससे दाम थोड़ा सा बढ़ता है और कंज्यूमर्स के लिए वो बेनिफिट होगा। तो उस सिलसिले में
तीसरा कंपनी आया वोडाफोन। तो हर एक सेक्टर में आप देखेंगे काफ़ी सारे कंपनियां, जैसे सीमेंट में अल्ट्राटेक हो गया है, अभी होलसिम कंपनी को अदानी ने ले लिया है, गुजरात अंबुजा और एसीसी दोनों कंपनी को एक्वायर करके होलसिम कंपनी से अदानी आज की डेट में सेकंड बिगेस्ट स्टील नहीं सॉरी सीमेंट सप्लायर बन चुका है भाई। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। तो स्पेक्ट्रम एलोकेशन की बात करेंगे, ये सब चीज़ें बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो जी अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे और आईपीईएफ के बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आईपीईएफ का मतलब है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम फॉर प्रॉस्पेरिटी, और ये इनिशिएट किया है यूएस प्रेसिडेंट। हम इस पोस्ट के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, और इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है एक तरह का स्ट्रांग फाउंडेशन बनाना है फॉर रेसिलियंट सप्लाई चेन्स, एंड सेकेंडली ऑल्टरनेटिव टू चाइना है। इस सिलसिले में 3T है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड टाइमलीनेस। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें लोगों का भी नाम याद रखिएगा। जापान का प्राइम मिनिस्टर इसमें जुड़े हुए हैं जिनका नाम फुजियो किशिडा, नाम ध्यान रखना जी, फुजियो किशिडा। मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, मगर स्पेलिंग इंटरनेट से चेक कर लीजिए। और यूएस का प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, हम सबको पता ही है, और तीसरा हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है। तो जब भी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक ब्लॉक की बात होती है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, और ये बहुत ज़रूरी है। इंडो पैसिफिक पैक्ट का मतलब इंडो पैसिफिक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पूरे दुनिया का जीडीपी जो है उसका 40% जीडीपी इसमें कंट्रीज कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि ग्लोबल जीडीपी का 40% कंट्रीब्यूशन कोई कम नहीं होता है। चलो जी अगले टॉपिक पे हम जाएंगे, इंटरेस्ट रेट हाइक्स बाई आरबीआई के बारे में हम पढ़ेंगे। भाई ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर जगह पे इन्फ्लेशन हो रहा, सिर्फ इंडिया में नहीं है, और हमने काफ़ी बार बात कर चुके हैं। उस पर एक चीज़ होता है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, और डब्ल्यूपीआई है होलसेल प्राइस इंडेक्स है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब जो कंज्यूमर घर पे जो माल आ रहा है उस पर कितना परसेंट इन्फ्लेशन हुआ, आजकल 7% है। और होलसेल प्राइस इंडेक्स है जो होलसेल जो मैन्युफैक्चरर्स ले रहे हैं, तो घर में गेहूं आता है, मगर एक बहुत बड़ा ब्रेड का कंपनी अपने लिए ब्रेड बनाने के लिए वीट मांग रहे हैं, तो उनका डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन 15% के ऊपर चला गया है। और इंडिया का स्थिति नहीं है, ये पूरा ग्लोबल लेवल का स्थिति है। तो जब भी इस तरह के इन्फ्लेशन होता है, गवर्नमेंट दाम को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं। और जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हर एक कंट्री में एक बैंक है, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड हो गया है, यूएस में फेडरल रिजर्व हो गया है, बैंक ऑफ जापान हो गया, तो हर एक कंट्री में एक इंपॉर्टेंट बैंकिंग एजेंसी है जो इंटरेस्ट को बढ़ाता है घटाता है। और ये इंटरेस्ट रेट्स को रिपो रेट्स कहते हैं, क्योंकि रिपो रेट वो है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या जो भी सेंट्रल बैंक वहाँ है वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बाकी बैंक्स को पैसा लेंड कर रहे हैं। भाई सेंट्रल बैंक मैं कह रहा हूँ तो वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं है। जब भी इस तरह मैक्रो इकोनॉमिक डिस्कशंस पे हम सेंट्रल बैंक कहते हैं, वो वहाँ का रिजर्व बैंक है। यहाँ सेंट्रल बैंक का मतलब सेंट्रल बैंक नहीं है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मैं सेंट्रल बैंक कहता हूँ। ऐसे ही यूएस ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सेंट्रल बैंक मैं बोलूँ तो वहाँ का सेंट्रल बैंक नहीं है, वहाँ फेडरल रिजर्व है, ये ध्यान रखिएगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड यूके का। तो हमेशा इन्फ्लेशन होता क्यों है? क्योंकि अगर लिक्विडिटी बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशन हो जाता है। तो इन्फ्लेशन भी कुछ हद तक ज़रूरी है, क्योंकि बिना इन्फ्लेशन मैन्युफैक्चरिंग ग्रो नहीं हो सकता। बट वो जब कंट्रोल से बाहर चला जाता है, दूसरा लीवर डाल के उसको कम करना पड़ता। काफ़ी सारे चीज़ है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, फिजिकल है, मॉनेटरी है, हर एक लीवर को हम यूज़ करते हैं। मगर दुनिया लेवल पे इन्फ्लेशन को कम करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट्स इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं, जिसको बढ़ाने से इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल पे आता है। ठीक है जी। पिछली बार 50 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज हुआ। एक ही नहीं है कि एक ही टाइम पे 200 पॉइंट्स बढ़ाएंगे, नहीं, धीरे धीरे बढ़ाएंगे जी। एक और चीज ध्यान रखना जी, जब भी हम बेसिस पॉइंट्स हम बात करेंगे तो
परसेंट है तो 1% का मतलब है 100 बेसिस पॉइंट है, आधा परसेंट है 50 बेसिस पॉइंट है। तो जब भी मैं 50 पॉइंट इंक्रीज है तो वो 0.5% इंक्रीज है। उसका काफ़ी डिटेल्ड कैलकुलेशंस के साथ वीडियो डाला हूँ डॉक्टर सदाशिवम एकेडमी में, वहाँ जाके ये सब वीडियोस देखिए, क्योंकि ये एक तरह का स्नैपशॉट वीडियो है। हर एक चीज़ में समझा नहीं पाऊंगा, सिर्फ स्नैपशॉट मैं आपको दिखाऊंगा फ्रॉम IAS IPS कंपटीशन पर्सपेक्टिव।